बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे और इस सेशन को आप पूरा देखिएगा। देखिए, एक्चुअल में क्या है ना, छोटे छोटे सेंटेंसेस जब आपको बनाने आ जाएंगे उसके बाद में इन सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे और एक स्टोरी टेलिंग कर देंगे। तो सबसे मेन चीज है कि आपको छोटा सेंटेंस बोलना आना चाहिए और उसका ग्रामर और स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि आपको लग सकता है कि अरे बड़ा बेसिक सा सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस पे बोर नहीं होना है। हो सकता है आगे आने वाला सेंटेंस आपके मतलब का हो और काफी ज्यादा यूजफुल हो। छांट के हम लोग सेंटेंसेस लाते हैं डेली कॉन्वर्सेशन के, तो एक सेंटेंस से पूरे वीडियो को जज नहीं करना है। ऑलराइट, अब मान के चलिए आपको किसी को कहना पड़े, जाहिर सी बात है। अब देखिए, ये हिंदी का एक्सप्रेशन है, शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं करना है। अब ये सेंटेंस हम कहे कहां पर सकते हैं? जाहिर सी बात है, जब हम किसी को एश्योरेंस देना चाहते हैं। राइट, देखिए इसको एक इंग्लिश में आप नॉर्मल तरीके से कह सकते हैं, ऑफ कोर्स, और इसी की जगह पर आप इस तरीके से भी इस चीज को कह सकते हैं, इट्स ऑब्वियस। डिपेंड करेगा। मान के चलिए कि आपके किसी दोस्त ने आपसे पूछा, क्या भैया शाम को पार्टी में चल रहे हो? अब आपको वहां पर कहना है, जाहिर सी बात है चल ही रहा हूं, तो आप ऑफ कोर्स कह सकते हैं, इट्स ऑब्वियस भी कह सकते हैं, इट्स ऑब्वियस यार, आई कम टू द पार्टी, पार्टी में चलूंगा। आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, श्योर थिंग। यहां पर एक और कॉमन एक्सप्रेशन है, श्योर थिंग। श्योर थिंग कह दिया जाता है जब आप श्योरिटी जताना चाहते हैं, किसी चीज को बिल्कुल कंफर्म बताना चाहते हैं। अब मान के चलिए कि आपको किसी को कहना पड़े, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। देखिए, इस सेंटेंस के फिर वेरिएशंस देखेंगे। राइट, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स। लॉट का मतलब ये बहुत सारे। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। या फिर आई हैव नंबर ऑफ फ्रेंड्स। आई हैव नंबर ऑफ फ्रेंड्स। देखिए, आई हैव नंबर ऑफ मोबाइल्स, आई हैव नंबर ऑफ मोबाइल कनेक्शंस, आई हैव नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। नंबर ऑफ भी एक कॉमन एक्सप्रेशन है किसी चीज को ज्यादा क्वांटिटी में बताने के लिए, तो नंबर ऑफ का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो आप नंबर ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि आप ये इंडिकेशन दे रहे हैं यहाँ पर कि इतने हैं कि गिने जा सकें, बहुत सारे। आप नंबर ऑफ फ्रेंड्स। राइट, अब अगला सेंटेंस है, मेरे बहुत सारे दोस्त थे। वहां पर है आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और यहां पर आई हैड ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स। हैव का ये हमने पास फॉर्म किया हुआ है, सो आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे थे। जैसे उनमें से एक विदेश चला गया, आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से एक विदेश चला गया, वन ऑफ देम वेंट अब्रॉड। देखिए, इसमें लॉजिक क्या है समझने वाला, जब हम अब्रॉड वर्ड यूज करते हैं तो उसमें टू वगैरह कुछ भी यूज नहीं होता है। मैं विदेश जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड। टू अब्रॉड नहीं कहेंगे, यहां पर अब्रॉड वर्ड ऐसा है। राइट, सो वन ऑफ देम यानी जितने थे, आई हैड नंबर ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे दोस्त थे। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वेंट अब्रॉड, उनमें से एक अब्रॉड चला गया। नाउ अगला सेंटेंस आप बोल करके देखिए। अब मैं एक मिनट हिंदी लिखता हूं, आप अपने आप इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करिएगा। आप बोल के देखिए, उनमें से कई सारे विदेश चले गए। आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से कई सारे विदेश चले गए। जब आपको बताना है कई सारे, तो हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, अ लॉट ऑफ, नंबर ऑफ या मैनी। राइट, सो उनमें से कई सारे विदेश चले गए, तो आप कह सकते हैं मैनी ऑफ देम वेंट अब्रॉड। अगला सेंटेंस आप बोल करके देखिए अपने आप, मैं यहीं रह गया। जैसे कि आई हैड ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड मेनी ऑफ देम वेंट अब्रॉड, उनमें से कई सारे विदेश चले गए, मैं यहीं रह गया। अब ये लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, आप बता सकते हैं आई स्टेड हियर, आई स्टेड हियर, मैं यहीं रहा, मैं रह गया से मतलब नहीं है। ये सुन के ही पता चलेगा, इस एक्सप्रेशन के लिए स्टेड हियर कह दिया जाएगा। आप अगर कहना चाहें थोड़ा और एम्फेसाइज करके, तो आप कह सकते हैं आई रिमेन्ड हियर, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट अब्रॉड बट आई रिमेन्ड हियर, मैं यहीं रह गया या मैं यहीं रहा। रिमेन का मतलब है जो पोजीशन थी उसी पोजीशन में रहा। आई स्टेड हियर, यहाँ ठहरने के ऊपर एम्फेसाइज कर दिया है। सो आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड मेनी ऑफ देम वेंट अब्रॉड बट आई स्टेड हियर, मैं यहीं पर रह गया। अगला सेंटेंस है, आप बनाने की कोशिश करिएगा। वो पढ़ने में बहुत तेज है, वो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है। देखिए, एक चीज और है, अगर किसी भी वैसे तो कोई लिटरल ग्रामर यूज होती नहीं है, अगर किसी भी सेंटेंस का ग्रामर आपको समझ नहीं आता है या कोई भी कंफ्यूजन होता है, उसी जगह पर आप वीडियो को पॉज करिए और अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हर कमेंट को हम पढ़ते हैं, हम आपके कमेंट्स का जवाब दे देंगे, अगर लिख के समझाना पॉसिबल होगा तो। ऑलराइट, वो पढ़ने में बहुत तेज है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहिए, ही इज वेरी शार्प इन स्टडीज। देखिए, ये जो वर्ड हम स्टडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, स्टडीज का मतलब ही है पढ़ाई लिखाई, जो हमारी स्कूली या कॉलेज की पढ़ाई लिखाई होती है। राइट, ही इज वेरी शार्प इन स्टडीज।
ही इज वेरी शार्प इन स्टडीज। अगला सेंटेंस बोल के देखिए, मैं पढ़ने में इतना तेज नहीं हूं। जब हमने वर्ड यूज किया इतना, मैं पढ़ने में इतना तेज नहीं हूं, तो हम कुल मिलाकर के एम्फेसाइज कर रहे हैं क्वांटिटी पर, राइट। अब दैट और दिस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम नॉट दैट शार्प इन स्टडीज, आई एम नॉट दैट शार्प इन स्टडीज। यहां पर जो हमने दैट का इस्तेमाल किया, मैं इतना तेज नहीं हूं, इसका मतलब जितना एक्सपेक्टेड है। आई एम नॉट दैट शार्प इन स्टडीज। आप अगर कहें यहां पर तो आप दिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम नॉट दिस शार्प इन स्टडीज। तो दैट और दिस एक क्वांटिटी को एम्फेसाइज करने के लिए यूज कर लिया जाता है कि जितना एक्सपेक्टेड है उतना। सो आई एम नॉट दैट शार्प इन स्टडीज, मैं पढ़ने में इतना तेज नहीं हूं। नाउ मैं पढ़ने में उसके जितना तेज नहीं हूं, मैं पढ़ने में उसके जितना तेज नहीं हूं। आई एम नॉट एज शार्प, आई एम नॉट एज। देखिए इस एज का पोजीशन देखना होता है, वैसे 2 बार एज यूज होगा क्योंकि हम यहां पर कंपेयर कर रहे हैं। आई एम नॉट एज शार्प इन स्टडीज एज ही इज, यानी कि आई एम नॉट एज शार्प इन स्टडीज, मैं पढ़ाई में इतना तेज नहीं हूं कितना एज ही इज, जितना वो है। आई एम नॉट एज शार्प इन स्टडीज एज ही इज। एक तरीके से आपने कह दिया, ये सेंटेंस का मतलब हुआ मैं इतना पढ़ाई में तेज नहीं हूं जितना वो है, राइट। इसी चीज को एक दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं, आई एम नॉट एज शार्प इन स्टडीज एज हिम, आई एम नॉट एज शार्प इन स्टडीज एज हिम, यानी कि उसके जितना, राइट। दोनों तरीके काफी ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं। आई होप ग्रामर आपको समझ में आ ही रही होगी। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन अगर लगता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के देखिए 2 फायदे होते हैं। सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, लोग अपने अपने सेंटेंसेस लिखते रहते हैं। तो 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में। पूरा दिन जब आपको एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, फ्रेंड्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चल जाएंगे कि एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है। तो जब भी वहाँ आपको प्रैक्टिस करनी है, आप ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फोन पे बात करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर्स की आदत पड़ेगी, बोलने की आदत पड़ेगी, जल्दी जल्दी सेंटेंसेस याद आने लगेंगे। सारा गेम प्रैक्टिस का है, तो प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पार्टनर्स मिल जाएंगे। और फिर शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं, सेंटेंस का क्या ग्रामर है, इसको और कितने तरीके से बोला जा सकता है, ट्रांसलेशन करके कैसे बनेगा, नेचुरली अंग्रेज बोलता तो कैसे बोलता है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। 15-20 दिन के अंदर आपके डाउट्स एंड कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए, फ्लुएंसी के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे। तो लाइव क्लासेस में आइएगा, मोस्ट वेलकम है आपका। फीस की चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस, कोई मंथली फीस नहीं लेते हम। अब एक बार पे करने के बाद अनलिमिटेड लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। कोई भी डाउट जब तक आपके मन में रहे तब तक आप क्लासेस अटेंड करिए और प्रैक्टिस पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करिए, राइट। सो उसके माता पिता उसे घर पे पढ़ाते हैं, उसके माता पिता उसे घर पर पढ़ाते हैं। अब देखिए ये समझ में कैसे आएगा, जस्ट बाय लिसनिंग टू द इंग्लिश, सुनना ही पड़ेगा। आप बोलिए हिज पेरेंट्स ट्यूटर हिम एट होम, हिज पेरेंट्स टीच हिम एट होम कहा जा सकता है, वो एक लिटिल वर्ड है। हिज पेरेंट्स ट्यूटर हिम एट होम जब हमने कहा, तो एक्चुअल में जो पढ़ाने का जो इंडिकेशन अभी आपको लगा, जो मैं कह रहा हूँ माँ बाप घर पर पढ़ाते हैं, यानी कि उसको कॉपी किताब लेकर के स्कूल की पढ़ाई, उसको एक्चुअल में ट्यूटर कह दिया जाता है। हिज पेरेंट्स ट्यूटर हिम एट होम, राइट। टीच मतलब हुआ कोई लेसन देना किसी को, राइट। डोंट टीच मी, मुझे कोई लेसन मत दो। ये ट्यूटर अप्रोप्रिएट है, अच्छा ही लगता है, साउंड करता है नेचुरल। तो ये थोड़ा सा ब्रश अप करने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, माहौल में समय बिताना पड़ेगा माहौल में, राइट। सो बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। सो टीचिंग किड्स इज वेरी डिफिकल्ट। देखिए यहाँ पर टीचिंग के साथ टू, फ्रॉम वगैरह कुछ नहीं लगेगा। टीचिंग किड्स इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। टीचिंग किड्स इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप ऐसे कह सकते हैं, टीचिंग किड्स इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। जब आपने कहा टास्क, टास्क का मतलब हो गया एक काम आपने स्पेसिफिक कर दिया। टीचिंग द किड्स इज वेरी डिफिकल्ट जॉब, जॉब आपने कह दिया तो आपने एक रेगुलरिटी बता दी कि रोजाना बच्चों को पढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। जैसे ये कहा जाए ये तो मेरा रोज का काम है, सो इट्स माई एवरीडे जॉब, राइट। इट्स माई एवरीडे जॉब। जॉब वर्ड हम एक्चुअल में वहां यूज कर लेते हैं जहां हम कंटिन्यूटी बता रहे होते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट, गॉट द डिफरेंस बिटवीन टास्क एंड जॉब।
राइट? कमेंट सेक्शन में बताइएगा समझ आया हो तो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे एक बार में नहीं समझते, यानी कि टीचिंग द किड्स इज रियली अ टफ जॉब। बहुत मुश्किल काम है बच्चों को पढ़ाना, बच्चे एक बार में नहीं समझते हैं। तो एक बार के लिए आप एट वंस भी कह सकते हैं या वन गो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वन गो। सो किड्स डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स, यानी बच्चे नहीं समझते हैं चीजें, किड्स डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स इन वन गो। वन गो एक्चुअल में इस्तेमाल कर लिया जाता है एक अटेम्प्ट के लिए, एक बार में सारी चीज नहीं समझ पाते हैं। सो किड्स डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स इन वन गो, राइट? आप ऐसे कह सकते हैं किड्स डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स एट वंस, एक बार में नहीं समझते हैं, एट वंस भी कहा जा सकता है या फिर वन गो भी कहा जा सकता है। ना उन्हें बार बार समझाना पड़ता है, किड्स डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स इन वन गो, उन्हें बार बार समझाना पड़ता है। अब ये एक हिंदी का सेंटेंस है, इसमें लेकिन हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। सी, यही एक्सप्रेशन अगर आपको देना है तो आपको यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा यू या वी, राइट? तो सेंटेंस इंग्लिश में अच्छे तरीके से मैसेज को कन्वे करेगा। सो यू हैव टू एक्सप्लेन देम रिपीटेडली। किड्स डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स इन वन गो, यू हैव टू एक्सप्लेन देम रिपीटेडली। तो आज धूप बहुत तेज है ना, अब हम यहाँ पर हामी के साथ जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आज धूप बहुत तेज है ना, isn't the sun very hot today, ये नॉर्मल तरीके से आपने क्वेश्चन कर दिया। isn't it very easy, क्या ये बहुत आसान नहीं है, राइट? ये इस लहजे में होगा, isn't the sun very hot today, आज धूप बहुत तेज है ना। देखिए धूप का कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, तो धूप को इंडिकेट करने के लिए हम एक्चुअल में द वर्ड सन को इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट? आप इसी चीज को एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, द सन इज वेरी हॉट टुडे, isn't it? देखिए isn't the sun very hot today, ये भी एक क्वेश्चन हो गया बेसिक। या फिर एक जिस हामी के साथ जब हम कभी क्वेश्चन करते हैं, ऐसा है ना, वैसा है ना, तुम समझ रहे हो ना, तो जब हामी के साथ क्वेश्चन जाता है तो इसमें एक्चुअल में कर क्या रहे होते हैं कि स्टेटमेंट देते हैं अपना और उसके ऊपर से कह देते हैं हाँ कर दो इस बात पे, तो वही इंग्लिश में कर दिया जाता है सिंपल, द सन इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत तेज धूप है, isn't it, है ना, ऐसा नहीं है क्या? isn't it का मतलब क्या हुआ? इस isn't it का मतलब हुआ is not it, क्या ऐसा नहीं है? तो जो मैंने कहा द सन इज वेरी हॉट टुडे, isn't it, बहुत तेज धूप है ना, जैसे कि इंग्लिश बहुत आसान है ना? आप इसी चीज को बोल करके देखिए। अब आप इसको प्लीज लिखने की कोशिश करिएगा, इंग्लिश बहुत आसान है ना, आप इस चीज को किस तरीके से बोलेंगे, बिल्कुल बेसिक सा इसी के बेसिस पे सेंटेंस बनेगा, राइट? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पॉज करके एक बार और लिखिए प्लीज। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज लिखिएगा। तो मुझे तो कल जैसी ही लग रही है, जैसे किसी ने बंदे ने कह दिया द सन इज वेरी हॉट टुडे, isn't it, आज बहुत तेज धूप है ना। अब आपको जवाब देना पड़े कि यार मुझे तो कल जैसी ही लग रही है। जब आपने कहा मुझे तो आप टू मी का इस्तेमाल कर देंगे, और वो क्यों यूज करेंगे टू यहाँ पर वो भी समझते हैं। पहले सेंटेंस को देखिए, इट फील्स द सेम टू मी एज यस्टरडे, इट फील्स द सेम टू मी एज यस्टरडे। देखिए आप इसमें से ये टू मी को हटा करके बोलिए, इतना अगर आप कह देते हैं इट फील्स द सेम एज यस्टरडे, इसका मतलब यही है कि कल जैसा ही महसूस हो रहा है। इट फील्स द सेम एज यस्टरडे, राइट? टू मी आपने लगाया तो आपने एम्फेसाइज कर दिया मुझे, मेरे लिए, राइट? मेरे अनुसार। इट फील्स द सेम टू मी यस्टरडे, यानी औरों को भले कितनी भी तेज लग रही हो, बंदे ने कहा ना द सन इज वेरी हॉट टुडे, isn't it, उसने हामी के साथ में क्वेश्चन किया है, अब आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। टू मी इट फील्स द सेम एज यस्टरडे, टू मी यानी कि मुझे स्पेशली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी एल्स, सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। टू मी इट फील्स द सेम एज यस्टरडे। आई होप समझ में आया होगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम सुबह से एक बार भी बाहर गए हो, क्या तुम सुबह से एक बार भी बाहर गए हो। सो हैव यू बीन आउटसाइड इवन वंस सिंस मॉर्निंग, हैव यू बीन आउटसाइड, देखिए बीन का मतलब यहाँ पर क्या है, उपस्थित होना। मैं दिल्ली गया हूं, आई हैव बीन टू दिल्ली, राइट? आई हैव बीन टू ताजमहल। तो जब हम बीन इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेंटेंस में, उसका मतलब होता है आई वॉज प्रेजेंट देयर फॉर सम टाइम। तो हैव यू बीन आउटसाइड, क्या थोड़ी देर के लिए भी बाहर रहे हो, बी का मतलब ही होता है होना, राइट? सो हैव यू बीन आउटसाइड इवन वंस सिंस मॉर्निंग, चार टुकड़े हैं, हैव यू बीन आउटसाइड, क्या बाहर रहे थोड़ी देर, इवन वंस एक बार भी, सिंस मॉर्निंग टाइम इंडिकेट करने के लिए सिंस लगा दिया है। तो पोर्शन को तोड़ तोड़ के जब आप समझ लेंगे लाइव सेशंस में आकर के, तो खुद से आपको समझ में आएगा इंग्लिश इज वे टू इजी टू स्पीक,
बहुत आसान है। बस ये है कि हम इन पूरे सेंटेंसेस को ऐसे ट्रांसलेट ना करके इस पोर्शन को और इस पोर्शन को और इस पोर्शन को तोड़ तोड़ के बोलना सीख जाए। मुश्किल से 30-35 ग्रामर के रूल हैं, वो अगर आपने मास्टर कर लिए, डाउट क्लियर हो गया उनको लेकर के, तो आ गई इंग्लिश, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम सुबह से घर में ही हो। हैव यू बीन आउटसाइड इवन वंस सिंस मॉर्निंग? एक बार भी बाहर गए हो? तुम सुबह से घर में ही हो। सी यू हैव बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। यू हैव बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से घर में ही हो। यहां से एट हटाया जा सकता है और ज्यादा इसको नेचुरली बोलने के लिए आप कह दीजिए यू हैव बीन होम सिंस मॉर्निंग। यू हैव बीन होम सिंस मॉर्निंग, यानी कि तुम सुबह से घर पर ही हो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बाहर झुलसा देने वाली गर्मी है। झुलसा देने वाली यानी कि स्कॉर्चिंग। बाहर झुलसा देने वाली गर्मी है। सो इट्स स्कॉर्चिंग हॉट आउटसाइड। इट्स स्कॉर्चिंग हॉट आउटसाइड, यानी कि बाहर जो है झुलसाने वाली गर्मी है। स्कॉर्चिंग की जगह पर आप बर्निंग हॉट भी कह सकते हैं। इट्स बर्निंग हॉट आउटसाइड। तो वो रिलेटेड वर्ड आपको यूज करना आना है, बस रिलेटेड वर्ड माइंड में आया। हिंदी में भी कह देते हैं झुलसाने वाली गर्मी है या जलाने वाली गर्मी है, तो उसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं रह जाता, राइट। ग्रामर कितनी याद आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। चाहे स्कॉर्चिंग कहें चाहे बर्निंग कहें, आईएनजी लगाना पड़ेगा यहाँ पर, राइट। और ये चीजें समझ में कैसे आएंगी, डाउट्स आपको लाइव सेशंस में क्लियर करने पड़ेंगे, लोगों के सेंटेंसेस रिपीटेडली सुनने पड़ेंगे, अलग अलग सिचुएशन में समझ में आने लगेगा, आदत में आने लगेगा। सारा गेम एटमॉस्फेयर का है। जैसे भगवान का शुक्र है तुम्हारे पास एसी है। भगवान का शुक्र है तुम्हारे पास एसी है। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। थैंक गॉड यू हैव एन एसी। थैंक गॉड यू हैव एन एसी। भगवान का शुक्र है, अगर इसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो थैंक गॉड इसका लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉमनली यूज होता है। तो होता क्या है, जो हम एक्सप्रेशन फीलिंग पहुंचाने के लिए जो सेंटेंस बोल रहे हैं हमको वही बोलना पड़ेगा। अगर हम शब्दों को ट्रांसलेट करके बोलेंगे, सेंटेंसेस वुड साउंड मोर ऑफ ट्रांसलेटेड एंड सम टाइम वुडंट कन्वे द मैसेज भी नहीं जाएगा कई बार। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। चलो मॉल चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन अगला वाला काफी इंटरेस्टिंग होगा। चलो मॉल चलते हैं। लेट्स गो टू द मॉल। लेट्स गो टू द मॉल। यहाँ पर टू क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस। लेट्स गो टू द मॉल। मॉल चलते हैं। क्या तुम्हें कुछ खरीदना है? क्या तुमको कुछ खरीदना है? डू यू वॉन्ट टू बाय समथिंग? डू यू वॉन्ट टू बाय समथिंग। अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, डू यू नीड टू बाय समथिंग, डू यू वांट टू बाय समथिंग, डू यू हैव टू बाय समथिंग, डू यू प्लान टू बाय समथिंग। ये सारे के सारे जो शब्द यहाँ पर यूज हो रहे हैं, आप लॉजिकली सोचिएगा हर किसी का हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो है समझने की चीज। डू यू नीड टू बाय समथिंग, डू यू वांट टू बाय समथिंग, डू यू हैव टू बाय समथिंग, ये डिपेंड करेगा कितना एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं। तो ये एम्फेसाइज करने के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, कितना जोर देने के लिए, वो समझ कैसे आएगा, जब आप सिचुएशन में इंग्लिश को सुनेंगे तो समझ में आएगा। वो बंदा गुस्से में था तो उसने हैव यूज किया था, जब नॉर्मल था तो उसने नीड यूज किया था, थोड़ा फॉर्मल बन रहा था तो वांट यूज किया था। तो ये चीजें सिचुएशन के हिसाब से समझ आती हैं, राइट। इनके पीछे कोई रूल नहीं होता है कि एक रूल सीख के हर सेंटेंस पे अप्लाई कर दिया जाए, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। चलो चलते हैं, कुछ अच्छा लगेगा तो खरीद लेंगे। अब 3-4 सेंटेंसेस और रह गए। इन सेंटेंसेस में क्या होगा, आपको एक्चुअल में सिचुएशन समझ के बोलना पड़ेगा। छोटे छोटे पोर्शन तोड़िए इस सेंटेंस के छोटे छोटे पोर्शन को तोड़ के देखिए। चलो चलते हैं, कुछ अच्छा लगेगा तो खरीद लेंगे। 3 पोर्शन है, देखिए। लेट्स गो, चलो चलते हैं तो सिंपल है, चलो कुछ करते हैं। लेट्स टॉक, लेट्स गो, लेट्स स्लीप, लेट्स ईट, राइट। चलो चलते हैं। इफ वी लाइक समथिंग, कुछ पसंद आता है, विल बाय इट। इफ वी लाइक समथिंग विल बाय इट। अगर कुछ पसंद आता है तो खरीद लेंगे। ग्रामर क्या है इसके अंदर, कुछ अच्छा लगेगा तो खरीद लेंगे। यहां पर 2 बार फ्यूचर यूज हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में हम क्या करते हैं, जब 2 फ्यूचर के सेंटेंसेस होते हैं इसके बाद ऐसा कर लेंगे तो एक सेंटेंस को बिल्कुल न्यूट्रल बोल देते हैं, अगले में विल लगा देते हैं, राइट। सो इफ वी लाइक समथिंग विल बाय इट। बिल्कुल बेसिक सा रूल है, और अपने 300 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम, और 300 में करीबन आई बिलीव कि 50 से ज्यादा बार डिस्कस भी कर चुके हैं ये बेसिक ग्रामर के कंसेप्ट्स, राइट। सो लेट्स गो। इफ यू लाइक समथिंग विल बाय इट। देखेंगे कुछ अच्छा लगेगा तो खरीद लेंगे। नहीं, चलने से पहले डिसाइड करो, चलने से पहले डिसाइड करो
तो सिंपल डिस्कनेक्ट करते हुए आपने कह दिया नो, डिसाइड बिफोर वी गो। डिसाइड बिफोर वी गो यानी हम जाएं उससे पहले डिसाइड करो, या फिर आप ऐसे कह दीजिए नो डिसाइड बिफोर लीविंग, नो डिसाइड बिफोर गोइंग, बिफोर लीविंग, बिफोर गोइंग, डिसाइड बिफोर वी गो। समझने वाली बात क्या है, जब आई वी यू दे वो यूज कर रहे हैं हम, डिसाइड बिफोर वी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगा देंगे, नो डिसाइड बिफोर वी गो, राइट। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचा करो, थिंक बिफोर यू स्पीक। आई वी यू वगैरह जब भी यूज हो जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे, और आईएनजी लगाएं तो थिंक बिफोर स्पीकिंग। आई वी यू दे नहीं है उसमें, थिंक बिफोर स्पीकिंग यानी कि बोलने से पहले सोचा करो। आई होप बेसिक सा डिफरेंस समझ में आया होगा। तो जब आई वी यू दे ही शी इट इस प्रकार के सेंटेंस में आ जाएगा, इसको करने से पहले ऐसे कर लो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज कर लेंगे, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अभी क्या समय हुआ है, टाइम पूछना है, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है। समय क्या हुआ है नॉर्मल बता दीजिए, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, अभी क्या समय हुआ है। अगर आपको कुछ और बेसिक से सेंटेंसेस या और अच्छे तरीके से समय पूछना आए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अगर आप समय पूछते तो आप कैसे पूछते इस सेंटेंस के अलावा। नाउ अभी दोपहर के 2 बजे हैं, दोपहर के अगर 2 बजे हैं तो आप कैसे बताएंगे, 2-3 तरीके हैं इसमें। वैसे टाइम से रिलेटेड कई सारे वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इट्स 2 PM राइट नाउ, PM बता दिया आपने तो सीधा सा आपने बता दिया कि भाई दोपहर के बजे हुए हैं, राइट। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं इट्स 2 in the afternoon, इट्स 2 in the afternoon। देखिए PM से आपने इंडिकेट कर दिया दोपहर है, या फिर अगर नॉर्मल कहें इट्स 2 o'clock इन द आफ्टरनून, वरना समझ नहीं आएगा रात के या दोपहर के, राइट। तो इन द आफ्टरनून कह के इंडिकेट किया, लेकिन हम करते क्या है इट्स 2 PM इन द आफ्टरनून कई बार कह देते हैं तो वो डबल हो जाता है। तो हमको पता भी होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। हम क्या करते हैं सेंटेंसेस बोल डालते हैं ट्रांसलेशन करके, पोर्शंस को तोड़ तोड़ के बोलना शुरू करिए। 15 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको, 15 दिन के अंदर आपको लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, 2 घंटे बाद चलेंगे, 2 घंटे के बाद चलेंगे, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है। विल गो आफ्टर 2 hours, वी विल गो आफ्टर 2 hours, 2 घंटे के बाद चलेंगे। लेकिन उससे ज्यादा लेट मत करना, उससे ज्यादा लेट मत करना, यानी कब की बात हो रही, 4 बजे से ज्यादा लेट मत करना। सो डोंट डिले एनी फर्दर, डोंट डिले यानी कि डिले मत करना। ये डोंट का मतलब क्या हुआ, मत करना। जैसे कि डोंट ड्रिंक, पियो मत, डोंट डिले यानी डिले मत करना, कितना, एनी फर्दर, और उससे ज्यादा। डोंट डिले एनी फर्दर यानी कि उससे ज्यादा देर मत करना। लुक एट द लास्ट सेंटेंस, ठीक है। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना। पोर्शंस को तोड़ तोड़ के बोलिए, तीन पोर्शंस हैं इस सेंटेंस के, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना। देखिए ठीक है का मतलब आपने कह दिया ऑल राइट, ओके, राइट। इफ आई फॉरगेट, अगर मैं भूल जाऊं, इफ आई फॉरगेट रिमाइंड मी, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना, ऑल राइट। इफ आई फॉरगेट रिमाइंड मी, मुझको याद दिला देना, राइट। तो इस सेशन के बारे में आप प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। एंड आप ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर, लाइव क्लासेस में आइए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, काफी हेल्प मिल जाएगी, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।